नहीं, आपराधिक घटनाओं को लेकर पहले भी मैंने टिप्पणी की है। जब ये महागठबंधन बना तब लोगों के मन में एक बड़ी चिंता ये थी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी, और वो चिंता इसलिए थी क्योंकि बिहार ने आरजेडी के शासन काल में अपराधियों का जंगल राज देखा है, और आज जब आरजेडी फिर से सत्ता में आ गई है और एक तरीके से पूरे सत्ता का कंट्रोल और कमांड और कंट्रोल उनके हाथ में है, तो स्वाभाविक तौर पर अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये उनकी पार्टी का चरित्र है, और ये मेरा असेसमेंट नहीं है, ये तो 15 साल बिहार की जनता ने देखा है। तो जब ये लोग सत्ता में आते जब भी रहेंगे तो अपराध की घटना बढ़ेगी, वही हो रहा है। बिहार में गठबंधन का प्रयोग लगातार होता आ रहा है, दशकों से यह गठबंधन के प्रयोग में है। प्रशांत जी लगातार आप कई दिनों से लगभग 138 दिन आप जनसुराज यात्रा पर है, तो आगे आने वाले दिनों में आपका गठबंधन पर क्या प्रयोग होगा? गठबंधन की दिशा में आपका क्या प्रतिक्रिया है? मेरा कोई प्रयोग नहीं है। मेरा प्रयोग जो है वो एकदम आपके सामने है कि दल और गठबंधन की बात ही नहीं है। बिहार में जो कुव्यवस्था है, बिहार में जो हम लोग की बदहाली है, इसको सुधारने का एक ही उपाय है। जब तक यहाँ समाज के स्तर पर प्रयास नहीं किया जाएगा, लोगों को समझाया नहीं जाएगा, लोगों को जगाया नहीं जाएगा और उनकी मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, तब तक बिहार को सुधारने का कोई रास्ता नहीं। इसको जनगणना क्यों नहीं कहा जा रहा है, इसको गणना क्यों कहा जा रहा है? दूसरी बात कि जब ये जनगणना हो जाएगा तो इस पर कार्यक्रम बनाने के लिए आपके पास क्या सोच है? क्योंकि दलितों की गणना, उदाहरण के तौर पर दलितों की गणना स्वतंत्रता के बाद से हो रही है, फिर भी आज भी दलित इस देश में सबसे गरीब और पिछड़ा है। तो अगर सिर्फ गणना मात्र से ही लोगों की स्थिति सुधर जाती तो किसको नहीं पता है कि बिहार के लोग सबसे गरीब हैं? ये तो गणना हुआ पड़ा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया है, देश में प्रति व्यक्ति आय 1,45,000 रुपया है। तो आप बिहार के लोगों की इनकम को बढ़ा दीजिए। गणना करना एक बात है, आप लाइब्रेरी में जाएंगे और वहां किताबों के बीच में बैठ जाएंगे तो उससे आइंस्टीन और न्यूटन थोड़ी ना बन जाइएगा। अरे भाई, उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़कर समझना भी पड़ेगा। तो ये तो बेवकूफी है कि सिर्फ गणना करके लोगों को सुधारा जा सकता है। अगर ऐसी बात होती तो बिहार के विभिन्न वर्गों का, कम से कम जिन वर्गों की गणना, मुसलमानों की गणना तो हो रही है, और मुसलमानों की हालत आप जाकर देख लीजिए, यहाँ पर उनकी गरीबी का आलम देख लीजिए, उनके बदहाली फटेहाली की आलम देख लीजिए। तो सिर्फ जो लोग भी इस झांसे में आ रहे हैं कि गणना हो जाने मात्र से उनकी स्थिति सुधर जाएगी, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये उनसे सिर्फ जातीय उन्माद फैलाकर वोट लेने की प्रक्रिया है, न उसको किसी को सुधारने की सोच है। न भाई, इतने दिनों से जिन वर्गों की ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये दोनों दल आरजेडी जदयू वगैरह, उन्हीं वर्गों की स्थिति तो आज सबसे ज्यादा खराब है। आज बिहार में सबसे गरीब कौन है? सबसे गरीब दलित है, सबसे गरीब अति पिछड़ा है, सबसे गरीब मुसलमान है, और ये तीनों वर्गों के लोग ही तो वोट कर रहे हैं जदयू और आरजेडी को। तो अब नया क्या वोट कर देंगे कि ये लोग सुधार देंगे? और ये 32-33 साल से यही लोग शासन में है, तो कम से कम इन तीन वर्गों की स्थिति तो सुधरनी चाहिए थी ना भाई। बिहार में जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के आधार पर बना हुआ है, और कॉलेज जो है वहां पर बिल्डिंग, शिक्षक, बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाई वहां भी नहीं हो रही है। तो विद्यालयों में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेजेस से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि ये क्षमता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के चक्कर में हर जगह, हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोल दिया जाए। इस चक्कर में उसकी गुणवत्ता पर या उसकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया। हर जगह बिल्डिंग बना दिए गए। शिक्षक, अगर नियमित शिक्षक, अच्छे शिक्षक नहीं मिले तो किसी व्यक्ति को नियोजित शिक्षक के आधार पर लेकर उसको वहां पोस्ट कर दिया गया। परिणाम ये हुआ है कि जहां बिल्डिंग है, जहां विद्यालयों के बिल्डिंग बने हुए हैं, वहां पर शिक्षक नहीं है। जहां पर शिक्षक है वहां बिल्डिंग, क्लासरूम नहीं है। जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है। तो ये समायोजन का न होना बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं होने की वजह से पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। शिक्षकों की गुणवत्ता, उनकी ईमानदारी,
वो कितने मेहनत से लोगों को पढ़ा रहा है, ये सब एक विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उदासीनता, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान न देना, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त होने के पीछे कारण है। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि 17 साल के नीतीश कुमार के कालखंड में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का, उनके शासन का सबसे बड़ा काला अध्याय है। ऐसा इसलिए, मान लीजिए कि सड़क आज टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद वो सड़क बन सकती है, लेकिन 2 पीढ़ियां जो इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब अच्छी सरकार अगर आ भी जाए तो भी वो लोग अपने आप को फिर से शिक्षित नहीं कर पाएंगे। अब उनको पूरे जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। इसलिए ये नीतीश कुमार के सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा काला अध्याय है। नहीं, बिल्कुल उनके लिए है, सबके लिए वो भूमिका है। जो जन सुराज में हम लोग क्लब की व्यवस्था कर रहे हैं, मैं हजारों की संख्या में युवाओं से मिलता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि जब नए लोग राजनीति में आएंगे तभी बिहार को सुधारा जा सकता है। पिछले 30 साल में बिहार का एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, पिछले 30 साल में बिहार में जितने लोग एमएलए एमपी बने, चाहे जिस दल से बने, अगर सबकी आप सूची बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बनते रहे, जबकि बिहार में रहने वाले परिवारों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा है। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसा तो है नहीं कि यही 1250-1500 परिवार के लोगों को सब कुछ पता है। तो बिहार में जनसुराज हर पंचायत में 3 से 4-5 क्लब खोल रहा है। इन क्लबों के माध्यम से युवा जो राजनीति में आकर अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं, समाज की मदद करके, समाज के लिए कुछ काम करके, उनको ये आजादी है, उनको ये अवसर है। और वो मेरी दिन की शुरुआत ही होती है ऐसे युवाओं से मिलने से जो इन क्लबों के कुछ के संचालक हैं, जो इन क्लबों को बना रहे हैं। आपके सिवान अकेले में 650 से ज्यादा ऐसे क्लब खुल गए, 650 से ज्यादा ऐसे क्लब गांव-गांव में खुल गए हैं जो कि जन सुराज से जुड़ा हुआ है। और हर क्लब में मिनिमम 100 लोग जुड़े हुए हैं। 100 लोगों के, युवाओं के समूह ने मिलकर जब 100 लोग एक समूह बनाते हैं तब उसको क्लब के तौर पर मान्यता दी जाती है। आज सिवान में 650 से ज्यादा ऐसे क्लब चल रहे हैं।